वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8th हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का पाठ 16 पानी की कहानी। इस पाठ के लेखक हैं श्री रामचंद्र तिवारी जी। इस कहानी में लेखक रामचंद्र तिवारी जी ने ओस की बूंद के बारे में बताया है कि बूंद पानी का एक रूप होती है, उसकी रचना के बारे में, उसमें कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं, इस सब के बारे में इस पाठ में उन्होंने बताया है। वैसे तो हमने जल चक्र के बारे में विज्ञान में पढ़ा है, जल चक्र यानी वाटर साइकिल के बारे में। और पानी का अपना एक जल चक्र होता है। समुद्र का जल सूर्य की रोशनी में वाष्पित होकर वाष्प बन जाता है और बादल बन जाता है, और फिर ये बादल धरती पर बरस जाते हैं। जब धरती पर ये बरसते हैं तो वो धरती में ही समा भी जाते हैं, लेकिन कुछ बूंदें नदी में गिरती हैं और वापस समुद्र में मिल जाती हैं। इस तरीके से समुद्र का जल समुद्र में आ जाता है और ये जल चक्र चलता रहता है। इसी तरह से हम इस कहानी को पढ़ेंगे। यहाँ ओस की बूंद है वो अपने बारे में बता रही है। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि मैं थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन मेरे हाथ पर एक छोटी सी ओस की बूंद जो है वो आकर गिरी। मेरा आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, यानी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई से सरक कर हथेली पर आ गई। कलाई यानी रिस्ट, रिस्ट से वो हथेली यानी पाम पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वो ठहर गई। ठहर यानी रुक गई। थोड़ी देर मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी, और फिर मुझे पता नहीं कहीं से एक म्यूजिकल मेलोडियस म्यूजिक सुनाई देने लगा। मैंने सोचा कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर उनको अनुभव हुआ कि ये जो म्यूजिकल वॉइस है वो कहाँ से आ रही है, उनकी हथेली पर। ध्यान देने से मालूम हुआ कि जो बूंद है उसके दो कण हो गए हैं, वो अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड हो गई है और हिल हिल कर एक स्वर उत्पन्न कर रही है, मानो बोल रही हो सुनो सुनो। मैं चुप था। लेखक कहते हैं मैं सिर्फ उसकी आवाज़ सुन रहा था, मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर से आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे नहीं रहा गया, मेरे मुंह से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। तो लेखक बोले, मैं जानता हूँ, लोग मुझे पानी कहते हैं और जल भी। तो लेखक बोले, मुझे पता है, मैं बेर बेर के पेड़ से आई हूँ। तो बोले, झूठी, पेड़ से फव्वारा थोड़ी निकलता है जो तू पेड़ से आई है। इस बात पर मानो बूंद जो है वो दुखी हो गई। उसको ऐसा लगा जैसे मेरी बात लेखक को झूठी लगी। तो उसने फिर से कहा, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती एकाएक पकड़ी गई। कैसे? लेखक ने पूछा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पेड़ है उसके आसपास ये बूंद की जो कड़ थी वो घूम रही थी और किसी जड़ से रेशे से छू गई और वो ज़मीन में समा गई। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर से जितना बड़ा है पृथ्वी में भी इतना ही बड़ा है। आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ जितना ज़मीन के ऊपर होता है उतना ही ज़मीन में भी अंदर तक फैला हुआ होता है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें, जड़ों में जो रोए होते हैं वो सब उसमें फैले होते हैं। वह रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वो बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते हैं। आपने देखा है जब पानी आप डालते हैं गमले में या पेड़ के पास तो पानी जो है वो ज़मीन में समा जाता है। ऐसा कौन करता है? जड़ें जो हैं वो उसको अंदर की तरफ सोख कर लेती हैं। कुछ तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जो पेड़ हैं वो उनको उनको न्यूट्रिशन किससे मिलता है? पानी से। और जब ये पानी वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो कुछ तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ का सब कुछ ले लेते हैं, सारा न्यूट्रिशियस, और न्यूट्रिशन लेने के बाद उसको वो बाहर निकाल देते हैं ओस के रूप में। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। इस बात पे बूंद को बहुत गुस्सा आया। तुम क्या समझते हो वो इतने बड़े ऐसे ही हो गए हैं? इतना बड़ा बनाने में हम जैसे असंख्य बंधुओं का, भाई बंधुओं का हाथ है, यानी हमारी जो जान है वो गई है तब जाके ये इतने बड़े हुए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। लेखक जो हैं वो बड़े ध्यान से ओस की बातें सुन रहे थे। हाँ, तो मैं भूमि के खनिज को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। भूमि में जो खनिज
पदार्थ होते हैं उस जल में मिल गए थे और इस तरह से वो उस बूंद को जो है पेड़ के पास पड़ी हुई थी। दुर्भाग्यवश एक रो इनसे मेरा शरीर छू गया और मैं कांपी। दूर भागने की कोशिश करने के बाद भी मैं पकड़ी गई और रोए ने मुझे अंदर खींच लिया। फिर क्या हुआ? मैंने उत्सुकता से पूछा। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। कोठरी यानी जड़ जब पानी को सोख लेती है तो वो ज़मीन के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद ऐसा मालूम पड़ा कि पीछे से कोई धक्का दे रहा है, यानी एक बूंद के बाद एक और बूंद, फिर उसके बाद और बूंद। तो उसने कहा कि मुझे लगा मेरा भाई वहाँ पर लाया गया है, उसके लिए स्थान बनाने के लिए मुझे दबाया जा रहा था। अब जितना पानी होगा वो एक के ऊपर एक ही तो बूंद चढ़ जाएगी। तो यहाँ बूंद बता रही है कि मुझे लगा कि मैं इससे पिस गई हूँ। मैं लगभग 3 दिन तक शासन भोगती रही और इस तरह से वो सहती रही और बहुत ज़्यादा दब गई। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। जो लीव्स होती हैं उसमें छोटे छोटे स्टोमेटाज होते हैं, उसके ज़रिए वो बाहर आ गई। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात हो गई है और सूर्य देवता चले गए हैं। सनलाइट में वो वेपोराइज होके उड़ जाती, लेकिन यहाँ पर जब उसने देखा कि रात हो गई तो उसको ये समझ में आ गया कि उसको सुबह का इंतज़ार करना होगा। वायुमंडल में इतने जलकण रहे हैं, मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही और वो बूंद उसी पे ठहरी रही। अभी जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे जान में जान आई। रक्षा पाने के लिए मैं तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। तो यहाँ लेखक की हाथ में वो इसलिए आई कि वो सूर्य देवता का इंतज़ार कर रही थी। इस दुख और भावपूर्ण कहानी ने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला, मुझ पर बहुत असर हुआ। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें नहीं छू सकता, यानी तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो उसने उनका धन्यवाद किया और कहा, मैं जब सूर्य निकलने तक आपके पास रहूंगी, उसी समय तक मुझे रक्षा चाहिए। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी, यानी जो पानी की बूंद है वो वाष्प में परिवर्तित होकर उड़ जाएगी। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी नहीं दुखेगा। और इस तरह से उसने कहानी सुनाना शुरू किया। अच्छा, फिर सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें जो थीं वो सौरमंडल के लपटों के रूप में विद्यमान थीं। यानी ये शुरुआत की कहानी बता रही है जब सृष्टि की रचना हुई थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में यानी पूरे यूनिवर्स में उथल पुथल मची हुई थी। उथल पुथल का मतलब हलचल हो रही थी। अनेक ग्रह बन रहे थे, उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? लेखक ने पूछा। हैं, उनके वंशज अभी भयानक लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। एक दिन की बात है, दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगीं। आंखें जो थीं वो काफ़ी ज़्यादा चौंधियाने लगीं और यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता उसका आकार भी बढ़ता जाता। यह सूर्य के लाखों गुना बड़ा था। उनकी महान आकर्षण शक्ति ने हमारा सूर्य जो था वो कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य भी चूर्ण चूर्ण यानी टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूर्य से मीलों दूर घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति जो थी उसके कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया और सूर्य से टूटा हुआ भाग इतनी भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा है हमारी पृथ्वी। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी, परंतु लपटों में तुम पानी कैसे बन गई? मुझे ठीक से तो नहीं पता। यहाँ बूंद बताती है कि मुझे ठीक से नहीं पता, मगर उस समय हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और इसके कारण मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जो केमिकल रिएक्शन हुई उसके कारण मैं उत्पन्न हुई। आपको पता है H2O में H के 2 कण और ऑक्सीजन का एक अणु जो है ये दोनों मिलकर केमिकल रिएक्शन के द्वारा जल उत्पन्न करते हैं। तो उसका कहना है कि उस समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया द्वारा वो उत्पन्न हुई। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया, यानी वो दोनों मिल गए और उनका जो खुद का रूप था वो नष्ट हो गया और मैं उत्पन्न हो गई। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती थी।
उस समय तो वो भाप थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था और अब अत्यंत छोटा हो गया। गैस जो है उसके कण जगह जगह फैले होते हैं और ठोस जो है उसका द्रव्यमान कम होता है। तो इस तरीके से वो बता रही है कि जब वो ठोस रूप में आ गई तो उसका द्रव्यमान कम हो गया। मेरा शरीर पहले से भाप रूप में था और वह पहले कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बनकर पड़े हैं। जहाँ दृष्टि जाती बर्फ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती सौंदर्य बिखर पड़ता। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते। बड़े समय तो यहाँ पर लेखक कहता है बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। हाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौकों नहीं। मेरे जीवन में 100 200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। तो उसने कहा ये सब तब की बात है, यानी आज से लगभग 100 से 200 वर्षों पहले की बात है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जाना जैसे मान लो मैं धन्य हो गया हूँ। ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली थी तो वो ओस की बूंद, लेकिन वो अपने बारे में जो बातें बता रही थी उससे जो लेखक हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे। अब यहाँ पर ओस की बूंद बता रही है जब शुरू के समय था तो हम लोग हवा की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के बाद अब दुख सहना होगा। ये साहस हम में से किसी में नहीं था। बहुत पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन में छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर भी फिसल चले हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई और गर्म धारा से मेरा जो अस्तित्व था वो जल से किसमें बदल गया? जल स्वरूप जो था वो पिघलकर वाष्प बन गया। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वो वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु और बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है। उसमें निरा नमक भरा हुआ है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलने लगा क्योंकि वो घबरा गई थी। वो ओस की बूंद तो पवित्र थी, लेकिन जो समुद्र का जल था उसमें खारापन यानी नमक था और इसीलिए वो परेशान थी। धीरे धीरे सब कुछ वो सहने लगी और फिर उसको उसकी आदत हो गई। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर बहुत घूम चुकी, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि अंदर आखिर है क्या। इस कार्य के लिए मैंने गहराई में जाना शुरू किया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे, क्योंकि आपको पता है समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए, हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी और उसके 8 हाथ थे। तो यहाँ पर ऑक्टोपस की बात हो रही है जिसके 8 हाथ होते हैं। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। ऑक्टोपस उन्हीं आर्म्स को यूज करके अपना शिकार पकड़ती है। मैं और गहराई की खोज में किनारों तक दूर चली गई। मैंने एक ऐसी वस्तु देखी और मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था। बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा, क्योंकि समुद्र की काफ़ी गहराई में जाएं तो वहाँ पर अंधेरा है। सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर पर एक प्रकार की चमक निकलती थी या लाती है। इसमें प्रकाश निकलता है। इसका प्रकाश देखकर कितनी ही छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आती जाती थीं और यह जब भूखी होती तो पेट भरकर उनका भोजन करती। यानी जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो छोटी मछलियों को खा लेती हैं। विचित्र है।
जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा वहां भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत उगे हुए हैं। वहां पर भी पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार यानी अनेक प्रकार के जीव रहते हैं, जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। ऐसे हैं बिल्कुल, बस पड़े रहते हैं, कोई काम के नहीं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलूं, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी, यानी वो इतनी गहराई में पहुंच गई थी कि ये सब होना असंभव था। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने जाने की चेष्टा करने लगी कि किसी तरह मैं भूमि में घुस जाऊं, समा जाऊं और अपनी जान बचा सकूं। ये मेरे लिए कोई नई बात तो थी नहीं। करोड़ों जलकर्ण इस भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता चला जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान पर निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि अब क्या करना है। कुछ ही सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, यानी कुछ लोग का सलाह थी कि वहीं पे पड़े रहें, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। इसमें से कुछ को काफ़ी एक्साइटमेंट थी तो वो नहीं माने। वह एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, मतलब हम अब पृथ्वी पर इधर उधर घूमेंगे और पृथ्वी का हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर आखिर क्या छुपा है। तो कुछ तो वहीं रह गए, लेकिन कुछ जो थे वो खोज करने निकल पड़े। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु नाम भी नहीं था। बड़ी बड़ी चट्टान लाल पीली पड़ी थीं और नाना प्रकार यानी अनेक प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थीं। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह पर हम पहुंच गए जहां पर तापक्रम बहुत ऊंचा था, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था। यह हमारे लिए असहाय था, क्योंकि ये बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं था। हमारे अगुआ कांपे, जो हमारे आगे चल रहे थे वो कांप उठे। देखते ही देखते उनका शरीर ओसजन और हर्षजन में विभाजित हो गया, क्योंकि बिल्कुल भी ज़रा से वह वक्त नहीं लगा। उनका जो शरीर था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विभाजित हो गया। क्यों? क्योंकि वो वाष्प बन के उड़ गए। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। वो डर से कांप गई और उसने अपने कुछ साथियों के साथ बाहर निकलना भलाई समझी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए और हम ऊंचे प्रकाश में उड़ चले। ऐसी दुर्घटना में हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही हैं, यानी यहाँ पे ज्वालामुखी की बात हो रही है। ये दृश्य बड़ा ही शानदार था। इसे देखने की हम बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की ही बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला, क्योंकि वहां पर बहुत गर्माहट थी तो बहुत सारी भाप थी। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेलियां आंधी के भी हमें यहाँ पर दर्शन हुए। ऊपर आंधी तूफान होता है तो उसका कहना है कि हमको आंधी भी मिली। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती तो कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे, क्योंकि वो उस समय आकाश में थी और बिल्कुल आज़ादी के साथ घूम रही थी। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले। अब मालूम है आपको, वाष्प की जो छोटी छोटी हिस्से हैं वो मिल के भारी हो जाते हैं, बादल बन जाते हैं। तो एक दिन बूंद बनकर मुझे नीचे कूद पड़े, मतलब बारिश हो गई और हम ज़मीन पर आ गए। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली होकर एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वो मैं भूल नहीं सकती। उसको बहुत अच्छा लगा जब वो ऊपर से गिर रही थी, ऊंचे शिखर से। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूट टूट कर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, जब पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं, यानी जो
पार्टिकल्स होते हैं, चट्टानें टूटती हैं और मिट्टी बनती है, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने विज्ञान में पढ़ा है। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। तो ये सब कैसे होता है? ये सब जल के कणों की वजह से, जल धारा की वजह से ही होता है। अपनी विजय से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। हम लोगों को बड़ा अपने ऊपर वो लग रहा था कि हम विजय प्राप्त कर चुके हैं। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। समतल भूमि यानी जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पर जाना था, इसीलिए वो छोटी धारा में चली गई, जिससे कि वो समतल भूमि पर पहुँच सके। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे। सरिता यानी नदी। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक होकर उसे देखने को बढ़ी और मेरे अपने हाथों को दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल के में खींच ली गई। तो कई दिनों तक वो उसी नल में घूमती फिरती रही। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती। हर पल वो यही सोचती कि किसी तरह मैं यहाँ से निकल लूँ, और भाग्य ने उसका साथ दिया। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहाँ नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी, पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते इस बेर के पेड़ कर पास पहुंची। वह रुकी और बोली, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोककर यहाँ नहीं रख सकते। और वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई, यानी एकदम से वहाँ से गायब हो गई। धीरे धीरे वाष्प बन गई और उड़ गई। तो ये तो कहानी ख़त्म हो गई। आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो उत्तर है, लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। जब लेखक झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था तो ओस की बूंद उसके कलाई पर गिरी और सरक कर हथेली पर आ गई। प्रश्न 2, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तो उत्तर है, पेड़ों द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ में खींच लाना और उनको खा जाना, अर्थात पौधे जमीन से जल प्राप्त स्वयं के लिए पानी का प्रबंध करते हैं और कुछ को पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर निकालकर पृथ्वी पर ओस के रूप में ले आते हैं, जिसको याद करके बूंद को क्रोध और घृणा आ गई और वो कांप उठी। प्रश्न 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा? तो उत्तर है, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थीं। किसी उल्कापिंड से टकराने की वजह से सूर्य के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ। इसी ग्रह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई। इन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व को गंवा दिया और पानी की ओस की बूंद को जन्म दिया। इसलिए बूंद इन दोनों को अपना पूर्वज कहती है। प्रश्न 4, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर है, पानी का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हुआ है। ये दोनों आपस में मिलकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर जल के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। सबसे पहले बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में घूमती रहती है और फिर ठोस के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई गर्म धारा में मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। प्रश्न 5, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए, ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो इसका उत्तर है, ओस की बूंद सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्न उत्तर। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।